जहां दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 फरवरी को हो सकता है और सूत्रों के मुताबिक 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें नए नेता यानी मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा और शपथ ग्रहण समारोह जो है 20 फरवरी को इसकी संभावना है। लेकिन कौन होगा यह चेहरा, उसके लिए माथापच्ची लगातार जारी है। इसमें कई सारे चेहरे हैं जिन पर दांव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन यह भी ध्यान में रखना होगा कि बीजेपी हमेशा से चौंकाती है शीर्ष नेतृत्व। किसी को भी चेहरा बनाया जा सकता है, तो अटकलों के बीच लगातार यह खबर जहां दिल्ली में नए मुख्यमंत्री को लेकर ये जानकारी, जहां 20 फरवरी को हो सकता है शपथ ग्रहण और 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक। तीन तस्वीर, आज बीजेपी की बैठक नहीं है, टाली गई है विधायक दल की बैठक, लेकिन जल्द खबरों के मुताबिक 19 तारीख को, परसों, आज सोमवार है यानी बुधवार को यह बैठक हो सकती है। विनोद तावड़े तरुण चुग प्रभारी बनाए गए हैं। शपथ ग्रहण की तैयारी की जिम्मेदारी पूरे इन दोनों के कंधों पर। 8 फरवरी को रिजल्ट आया था, जहां बम्पर वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर और दिल्ली की जनता ने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर और पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं दिल्ली से। हिमांशु, क्या हलचल, क्या अटकलें, ये सब कुछ जो आपको सूत्रों से मिल रही जानकारी वो दर्शकों के बीच रखिए। देखिए, बिल्कुल 19 तारीख को जो है विधायक दल की बैठक हो सकती है और ऐसा माना जा रहा है कि 20 तारीख को जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसकी पूरी तैयारियों की जिम्मेदारी तरुण चुग जो पार्टी के महासचिव है विनोद तावड़े उनके कंधों पर रहेगी और इसका कोऑर्डिनेशन जो है वीरेंद्र। चलिए, हम दोबारा रुख करेंगे हिमांशु का, हमारे संवाददाता का दोबारा रुख करेंगे, लेकिन कौन होगा यह चेहरा, और महिलाओं की भी चर्चाएं चल रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जी हिमांशु, अपनी बात को पूरी करें। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है नहीं बनाना है, इसको लेकर अभी भी पार्टी के अंदर जो है वो पूरी चर्चाएं चल रही हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष आलाकमान जो है वो मुझे लगता है आज देर शाम जो है वो बैठेगा और उसके बाद ये तय करेगा कि बीजेपी का दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता से बाहर है। सुषमा स्वराज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 1998 में जो है अंतिम मुख्यमंत्री बनी थी और उसके बाद से 27 साल का सत्ता का सूखा भारतीय जनता पार्टी ने झेला है और इस बार 70 में से 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर जो परचम लहराया है वो शायद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को 1993 की जो जीत थी उससे एक सीट ज्यादा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दबाजी में नहीं है। सारे समीकरणों को ध्यान में देखकर, राजनीतिक, सामाजिक, जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर ही मुझे लगता है मुख्यमंत्री का फैसला होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। उसमें भारतीय जनता पार्टी ये भी एक संभावनाएं तलाश रही है कि मंत्रिमंडल में, क्योंकि 7 ही लोग हो सकते हैं मुख्यमंत्री समेत, उसमें किन किन को जो है मंत्री 8 फरवरी जब से रिजल्ट आया है तब से जनता भी और हम सब में भी मतलब कयास है, अटकलें हैं लगातार। हम जो चेहरे अपने साथ में दिखा भी रहे हैं, 8-9 चेहरे लगातार चल रहे हैं कि कौन रेस में आगे चल रहा है, चाहे उसमें किसी को भी उठा लीजिए। लेकिन क्या बीजेपी हमेशा से हमने देखा है, चाहे उसमें उदाहरण तो बहुत सारे हैं, राजस्थान उठाइए, छत्तीसगढ़ उठाइए, झारखंड उठाइए, मध्य प्रदेश उठाइए या फिर हरियाणा देख लीजिए, चौंकाती रही है शीर्ष नेतृत्व। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है या फिर उन्हीं पर दांव खेला जाएगा जिनके पास अनुभव वगैरह है और जिनकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है 27 साल से सत्ता से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बाहर भी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है सभी समीकरणों को ध्यान में रखकर जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाए, जिसको भी बनाया जाए तो समीकरणों को ध्यान में रखा जाए। पार्टी को साथ लेकर कौन चल सकता है, ये तमाम चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान देख रहा है। आपने सही बात कही है कि राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या उड़ीसा हो या मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों का चयन पार्टी ने किया है वो समीकरणों को ध्यान में रखा, उन्होंने एक नई लीडरशिप को बिल्ड किया है और इसलिए अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में भी मुझे लगता है एक नई लीडरशिप को मौका मिले आगे आने का और यही कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी की भी रहेगी। चलिए इंतजार करते हैं, देखते हैं सस्पेंस से पर्दा कब उठता है और कौन सा वो चेहरा होता है जो सामने आता है। हिमांशु, शुक्रिया आपका। अब बात YouTube पर अश्लील कंटेंट को लेकर खड़ा हुए विवाद की। राष्ट्रीय महिला आयोग ने आज आरोपियों को समन किया है और खबर है कि अपूर्वा मखीजा और समय रैना वीडियो कॉल के जरिए राष्ट्रीय महिला आयोग के बयान दर्ज कराएंगे। लेकिन रणबीर एलाबादिया और दूसरे आरोपियों को लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है कि वो पेश होगा या नहीं। हालांकि रणबीर एलाबादिया की तरफ से ना तो पेशी की पुष्टि की गई है और ना ही इनकार। यूट्यूबर और कंटेंट क्रिएटर समय रैना के इंडिया गॉट लेटेंट नाम के शो में गेस्ट के रूप में पहुंचे
पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया ने अश्लील टिप्पणी की थी, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर राजनेताओं तक ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी। बॉलीवुड ने भी दी थी और आम जनता की तरफ से भी सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ लिखा गया और इसको अस्वीकार किया गया। अब इसे महाराष्ट्र साइबर क्राइम में समय रैना, रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इसी केस में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सभी आरोपियों को समन जारी किया है, जिसमें आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समय रैना और अपूर्वा मखीजा बयान दर्ज कराएगी। आइए जरा समझते हैं और आप सभी को बताते हैं कि पूरा विवाद क्या है और कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, जानना जरूरी है। देखिए जरा, यूट्यूब पर गंदी बातें, पूरा विवाद। यूट्यूब पर अश्लील टिप्पणी से विवादों में रणवीर इलाहाबादिया। यूट्यूबर समय रैना के इंडियाज गॉट लैटेंट शो में भी टिप्पणी इसने की थी, जो चारों तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके बाद से तो ट्रोल कर दिया गया था और तीखी प्रतिक्रिया देश भर के अलग अलग हिस्सों से आई। और अब तक कहां है रणवीर इलाहाबादिया, फरार है, कहां है, किसी को कुछ पता नहीं है। पुलिस पीछे लगी ही होगी और फोन भी बंद था और घर पे ताला लगा हुआ था। तो ये पूरा प्रकरण है यूट्यूब पर अश्लील टिप्पणी से विवादों में रणवीर इलाहाबादिया। और अपूर्वा मखीजा भी, सबको समन जारी किया गया है, समय रैना को भी। यूट्यूबर्स हैं। और इसके बाद से एक देश में नई बहस भी शुरू हुई कि असली पत्रकारिता से हटकर यूट्यूब पर अश्लील कंटेंट और फेमस होने के लिए रील या फिर तमाम जो सोशल मीडिया का सहारा लेकर कुछ भी अनाप शनाप टिप्पणी कर देना, क्या यही है सिर्फ फेमस होने के लिए? और ऊपर से आप पैसे भी कमाते हैं और पैसे कमाते हैं, लेकिन आप क्या मैसेज दे रहे हैं, किसके लिए क्या बोल रहे हैं, ये इस पर क्या लगाम लगनी चाहिए, अंकुश कौन लगाएगा, यह भी एक सवाल। तो ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। यूट्यूब पर अश्लील कमेंट को लेकर, कंटेंट को लेकर विवाद में बड़ी खबर और काफी हंसते हुए देखा जा सकता है। तो एनसीडब्ल्यू में बयान दर्ज कराएगा समय रैना और अपूर्वा मखीजा। बुलाया गया है, पेशी है, आज समन किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीडब्ल्यू में इन दोनों की पेशी होनी है। वहीं रणवीर इलाहाबादिया क्या पेश होगा या नहीं, अभी इसको लेकर कोई खबर नहीं। महिला आयोग ने, एनसीडब्ल्यू ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था इसको लेकर। क्रिटिसाइज श्रेया चटर्जी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्रेया, अश्लील कंटेंट, कमेंट और ये भारी पड़ रहा है और भारी पड़ना भी चाहिए, एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन इसको लेकर एनसीडब्ल्यू ने सख्त रुख अख्तियार किया है। पूरी खबर दर्शकों के बीच रखे। बिल्कुल आशुतोष, एनसीडब्ल्यू ने पहले ही समन भेजा था रणवीर इलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा, समय रैना एवं अन्य जो लोग इंडियाज गॉट लैटेंट के उस एपिसोड से जुड़े हुए थे, उनको नोटिस भेजा गया था। हालांकि एनसीडब्ल्यू की तरफ से हमें ये जानकारी मिली है कि सिर्फ अपूर्वा मखीजा और समय रैना ने जवाब देते हुए इस समन पे कहा है कि वो वीडियो कॉल पे जुड़ेंगे और अपनी जो भी पर्सपेक्टिव है इस पूरी स्थिति को लेके वो एनसीडब्ल्यू के सामने रखेंगे। हालांकि रणवीर इलाहाबादिया का बात करें और बाकी लोगों का, तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। तो अभी भी इस खबर पे एनसीडब्ल्यू की आगे की कार्रवाई क्या होगी वो इन दोनों की अपीयरेंस के बाद ही पता चलेगा। और जहां तक बात है रणवीर इलाहाबादिया का इस समन को टालने का, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा चुके हैं ये कह के कि उनके तहत जितने भी एफआईआर हुए हैं उसको क्लब किया जाए। हो सकता है कि वो इसी चीज का एग्जाम्पल भी दिखा सके एनसीडब्ल्यू को। तो ये एनसीडब्ल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या वो एक समन निवेशन को मानेंगे या नहीं। लेकिन दो जने इनमें से जो जुड़े हुए हैं, समय रैना और अपूर्वा मखीजा, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वाया एनसीडब्ल्यू के सामने देश भर से इन सबके विरुद्ध आवाजें उठी हैं और कई संगठनों ने भी आवाज बुलंद की है, राजनेताओं ने या फिर बॉलीवुड से भी और आम जनता ने भी। शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए श्रेया आपका। अब बात बिहार की। बिहार के जमुई में सांप्रदायिक तनाव की। बिहार के जमुई में दो गुटों में झड़प के बाद तनाव फैल गया। इस मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इस केस में 41 लोगों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई। अफवाह पर लगाम लगाना। खबरों के मुताबिक कल जमुई जिले के झाझा प्रखंड के बलियाडीह गांव में मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद हिंदू स्वाभिमान संगठन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दल को लेकर पुलिस निकल रही थी। तभी बलियाडीह गांव में अचानक घर की छतों से हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं पर ताबड़तोड़ पथराव हो गया, पत्थरबाजी हो गई। इसमें कई लोग जख्मी हो गए। इसी के बाद इलाके में तनाव पसर गया और अब पूरे छावनी में तब्दील हो चुका है यह गांव। हनुमान चालीसा का पाठ किया गया मंदिर में जाकर। उसके बाद से बताया गया कि छतों के ऊपर से पत्थर फेंक दिए गए और चोटिल हो गए इसमें कई लोग। और उसके बाद से हिंसक झड़प और इलाके में